स्वागत है आपका साकार स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को। तो हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल आईडीईए के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, ज्ञानेश कुमार जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसका मुख्यालय की बात करें अगर हम, तो इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम, स्वीडन में। अब हम बात करते हैं ज्ञानेश कुमार जी की। यह है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त हैं। चुनाव आयोग की बात करें अगर हम, तो यह संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद की बात करें तो 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के थाने को सत्र 2024-2025 में भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में 9वां स्थान शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मंदसौर, आंसर सी। मंदसौर के मल्हारगढ़ थाने को चुना गया है। मंदसौर की बात करें हम, तो इसकी सीमा राजस्थान से लगती है और इसमें पशुपतिनाथ का मंदिर भी है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, प्रवीण कुमार। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इनको महानिदेशक के रूप में, अर्थात यह वर्तमान में आईटीबीपी आईटीबीपी के महानिदेशक है। अगर हम बात करते हैं आईटीबीपी की स्थापना, तो 24 अक्टूबर 1962। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसी क्रम में हम बीएसएफ की बात करते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगर इसके हम मोटो की बात करें, तो इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किस महिला ने जीता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, कैटलिना ड्यूक। यह है कोलंबिया शहर कोलंबिया शहर की हैं। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा।
हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको नालसा शॉर्ट में कहते हैं, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है जस्टिस विक्रमनाथ, आंसर बी। हम नालसा की बात करते हैं तो यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39A में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगर हम इसके अधिनियम की बात करें तो इसका जो अधिनियम है 1987, और इसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 1995 में, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका राइट आंसर है आंसर सी, तीसरी, यानी कि थर्ड। इसी क्रम में प्रथम स्थान पर यूएस अमेरिका रहा है, द्वितीय स्थान पर चाइना अर्थात चीन, तीसरे पे भारत आता है, और चौथे पर जापान आता है। हाँ, एक मिनट। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर गरुण अभ्यास 2025 किया है? तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, फ्रांस। इसके हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो ये गरुण अभ्यास 2025 इस प्रकार का रहा है। ये द्विपक्षीय द्विवार्षिक वायुसेना सैन्य अभ्यास रहा है। यह भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। स्थान था मोंट डी मार्सन एयरबेस, फ्रांस। इसकी अगर हम अवधि की बात करें तो ये 16 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक चला था। इसका अगर हम संस्करण की बात करें तो ये 8वां संस्करण था। इसका प्रथम आयोजन, जब पहली बार इसका आयोजन किया गया था, तब 2003 में इसका आयोजन किया गया था। और भाग लेने वाली जो सेनाएं रही हैं वह भारत वायुसेना और फ्रांस की फ्रांसीसी वायुसेना एवं अंतरिक्ष सेना रही है। भारत की ओर से जो विमान शामिल हुआ है इसमें मैं सुखोई 30 MKI रहा है, और राफेल की ओर से राफेल जेट। इस वर्ष 1998 में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी, यह युद्ध अभ्यास, रक्षा और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन समारोह 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है पंडित तरुण भट्टाचार्य जी को। अब हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के लिए शुरुआत 1980 में हुई थी। प्रदानकर्ता अगर बात करें कि यह सम्मान किसकी तरफ से दिया जाता है, तो यह मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। अगर इसकी हम पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें 5 लाख की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आजीवन उत्कृष्ट योजना के लिए संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में, जिनकी समाधि ग्वालियर में स्थापित है, यह सम्मान प्रतिवर्ष तानसेन समारोह ग्वालियर में प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें इसमें पूर्व की, तो 2024-25 में जो विजेता रहे हैं इसके सम्मान इनको मिला है। 2024 में पंडित राजा काले प्रसिद्ध, जो कि गायक मुंबई के थे। और 2025 के, जैसे कि आपने प्रश्न में जान ही चुके हैं, कि पंडित तरुण भट्टाचार्य जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक है, जो कि कोलकाता के निवासी हैं। यह सम्मान 15 से 19 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह में 101वें संस्करण में प्रदान किया गया था। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में यूनेस्को ने किस उत्सव को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, दीपावली। अब हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। दीपावली रोशनी का पर्व अब यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हो गया है। इसकी औपचारिक घोषणा
8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को, यह भारत की ओर से सूचीबद्ध 16वां तत्व है जिसे 194 सदस्यों देशों की प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने अपनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वैश्विक मान्यता का स्वागत किया, इसे भारत की संस्कृति और सभ्यता की आत्मा बताया। भारत ने 2024-25 चक्र में दीपावली को नामांकित किया था, जो कि एक जीवंत सामुदायिक परंपरा है। यह संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे प्रत्येक दिया जलाने वाले घर की जीत बताया, जो सद्भाव का संदेश देता है। महत्वपूर्ण तत्वों को जान लेते हैं। गरबा डांस, जो कि 15वां है। दुर्गा पूजा 14वां, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। गरबा डांस को 2023 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला, इसे 2017 में शामिल किया गया था। योग 2016 में शामिल किया गया था। कालबेरिया, इसे 2010 में शामिल किया गया था। हम बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 194 हैं। इसके मुख्यालय की बात करें, पेरिस, फ्रांस। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में तमिलनाडु के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, 5। तो तमिलनाडु के किन किन उत्पादों को हाल ही में जो 5 जीआई टैग मिला है, उनके हम नाम जान लेते हैं। बोरायूर कॉटन साड़ी, जो अपनी पतली बुनावट और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है कविंद पाड़ी नट्टू सकराई, यह अपनी प्राकृतिक मिठास और सुनहरे रंग का गुणम है। तीसरा है नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर, मजबूत, यह अपने मजबूत और अम्लीय भोजन पकाने के लिए उपयुक्त है। चौथा है थुयु मल्ली चावल, जो कि अपनी सुगंधित और पौष्टिक बिरयानी के लिए उपयुक्त है। पांचवा है इसका अब समुद्रम चोपू सामान, जो कि अपने पारंपरिक लाह लेपित लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही तमिलनाडु राज्य के कुल जीआई टैग अब 74 हो चुके हैं। जीआई टैग उत्पाद की विशिष्टता और भौगोलिक पहचान की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। यह इनकी अगर हम जीआई टैग की अवधि की बात करें, तो यह 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। इसी के साथ तमिलनाडु में सर्वाधिक जीआई टैग मिले हैं। इससे बाजार मूल्य बढ़ता है और किसानों को सीधा लाभ मिलता है। यह भौगोलिक संकेत वस्तुओं पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा शासित है, जो 2003 से प्रभावी है। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004-5 में मिला था। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस प्लेटफॉर्म के सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो इसका राइट आंसर है यूट्यूब। ये आप देख पा रहे हैं इमेज में, यह नील मोहन जी हैं, जिनको टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। यह भारतीय मूल के हैं। अब हम बात करते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की किस शिल्पकला विरासत को राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो इसका राइट आंसर है बी, बरेवा शिल्पकला को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में बैतूल जिले के जो बरेवा शिल्पकार रहे हैं,
श्री बलदेव बाघमारे जी को सम्मानित किया गया है। भरेवा गोंडों की उपजाति है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी 2020 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी रोहित शर्मा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं रोहित शर्मा जी, जिनको आईसीसी 2020 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में उन्होंने ओडीआई में 20,000 रन पूरे किए हैं और ओडीआई में ही यह सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। यह जैसा है जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो महिला T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड 2025 का पहला संस्करण कौन सा देश विजेता रहा है इसमें? तो इसका राइट आंसर है ए भारत। अब हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं। इसमें जो विजेता टीम रही है वह भारत रही है। उप विजेता टीम इसमें नेपाल रहा है। यह टूर्नामेंट का पहला संस्करण था और भारत ने पहले ही संस्करण का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबला 23 नवंबर 2025 को रवि। अगर हम बात करें स्थान की, तो स्थान है पी सरवनमुट्टू स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका। फाइनल परिणाम की बात करें तो भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। अगर हम कप्तान की बात करते हैं तो इसमें जो भारतीय टीम की कप्तान रही हैं दीपिका टीसी रही हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच फूला सरन, 27 गेंदों में नाबाद 44 रन का शानदार योगदान दिया उन्होंने। इसी के साथ हम T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत में जो मध्य प्रदेश का शानदार योगदान रहा है वह रहा है सुनीता साल्टे, जो कि नर्मदापुरम से थी। दुर्गा येवले, जो कि बैतूल से थी। सुषमा पटेल, जो कि दमोह जिले से थी। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो इसका राइट आंसर है हमारा प्रिय भारत देश। हम कुछ अन्य तत्वों के बारे में जानते हैं। तो विजेता रहा है इसमें भारत। भारत ने बांग्लादेश के ढाका में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर खिताब जीता है। आयोजक आयोजक देश की बात करें हम तो इसमें बांग्लादेश रहा है। अगर हम तिथि की बात करते हैं अर्थात तारीख की बात करते हैं कि यह आयोजन किस तारीख को हुआ था, तो यह 17 नवंबर से 24 नवंबर 2025 तक चला था। स्टेडियम की अगर हम बात करें तो शहीद सोहरावर्दी इंडोर स्टेडियम, जो कि ढाका में है, वहाँ पर महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था। कुल टीमों की बात करें तो इसमें 11 टीमें थी। सेमीफाइनल भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को 23-21 से हराया था। इसमें कप्तान जो रही हैं वो रितु नेगी रही हैं। उप कप्तान पुष्पा राणे। हेड कोच जो रही है वो तेजस्विनी बाई रही हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं प्रथम खिताब 2012 में पटना बिहार ने जीता, जो कि 2012 का महिला कबड्डी विश्व कप भारत ने जीता था। फाइनल में भारत ने ईरान को 25-19 से हराया था। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दिसंबर 2025 में 1572 की फिडे रैपिड रेटिंग अर्जित करने के बाद कौन सा युवा शतरंज प्रतिभागी दुनिया का सबसे कम उम्र का आधिकारिक तौर पर रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गया है? तो इसका राइट आंसर है आंसर बी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। अब हम कुछ अन्य तथ्यों के जानते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, इनकी अगर हम उम्र की बात करें तो 3 साल के हैं ये मैच, जिन्होंने इतना बड़ा खिताब अपने नाम हासिल किया है। इनकी उम्र है 3 वर्ष 7 महीने 20 दिन की है जी। रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बने हैं। मूल स्थान की अगर बात करें तो यह सागर जिले के मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो सर्वज्ञ ने 1572 की फिडे रैपिड रेटिंग हासिल की है। फिडे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एक्सचेंज
अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो 20 जुलाई 1924 को पेरिस अर्थात फ्रांस में स्थापित किया गया था। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके हम अगर मोटो की बात करें तो मोटो है जेन्स ऊना सुमुस, जिसका अर्थ होता है हम एक परिवार हैं। थोड़ा सा हम अगर फिडे के विषय में और जानने का प्रयास करते हैं तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप फिडे द्वारा आयोजित एक सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। शतरंज ओलंपियाड हर 2 साल में होने वाला एक प्रमुख टीम इवेंट है। टाइटल अगर बात करें तो फिडे खिलाड़ियों को उनकी रेटिंग और प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टाइटल प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आंसर बी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जी ने तीनों फॉर्मेट में अर्थात टेस्ट, T20 और ओडीआई इन तीनों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हाल ही में कोलकाता में लियोनेल मेसी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी 70 फीट। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो हम अगर स्थान की बात करें तो श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब लेक टाउन कोलकाता में यह प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की जैसे कि आपने जान ही लिया है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 70 फीट लगभग 21 मीटर है। अगर हम इसकी सामग्री की बात करें तो यह लोहे से बनी है। इसका अनावरण 13 दिसंबर 2025 को हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी मेसी प्रतिमाओं में ये शामिल की गई है। और जो यह लियोन मेसी है यह अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉलर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी 1 दिसंबर को। इस दिवस की शुरुआत 1988 से WHO द्वारा प्रारंभ की गई थी। WHO की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड। डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गिब्रेयसस। भारत ने 2030 तक एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यह भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर डी 4 दिसंबर, जो कि हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के साहस और ऑपरेशन ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में बनाया जाता है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह एडमिरल
दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें, भारत में 1993 में मानवों के अधिकार को संरक्षण और सुरक्षा देने के लिए 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 16 दिसंबर को। यह भी यह भी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के प्रतीक के रूप में विजय दिवस को मनाया जाता है हर साल। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस श्री निवास रामानुजन अयंगर जी के गणित विषय में विशेष योगदान देने के उपलक्ष्य में इनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाया जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत की गई थी बनाने की। किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, 23 दिसंबर को। किसान दिवस चौधरी श्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने किसानों के हित में अति महत्वपूर्ण कार्यों को किया है। यह भारत के 5वें क्रम के प्रधानमंत्री बने। अगर हम इस दिवस की बात करें तो यह दिवस 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की। चौधरी चरण सिंह जी को 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ। यह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी इसकी 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम इसके अधिनियम की बात करें तो 1986 में इसका अधिनियम आया था, जो कि लागू हुआ 1987 से। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न भी है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस श्री अटल बिहारी
वाजपेयी की जन्म दिवस किस शुभ अवसर पर बनाया जाता है? अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था और इनका 2018 में निधन हो गया था। अगर हम इनके जन्मस्थान की बात करें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान रहा है। और इन्हीं के ही जन्मस्थली से हम आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 10वें क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में आता है। अब हम कुछ हाल ही के प्रमुख नाम जो परिवर्तन हुए हैं ना उनको देख लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसका नाम अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है, जो कि सेवा की भावना को दर्शाता है। राजभवन की बात करें तो इसका नाम बदलकर लोक भवन किया गया है, जो कि कर्तव्य और पारदर्शिता को दर्शाता है। जो पुराना संसद भवन है इसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, कर्नाटक सरकार ने इसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। शाजापुर जिले का कस्बा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाजापुरा जिले के एक कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी के करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ करंट अफेयर्स की सीरीज आज की हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये करंट अफेयर्स की सीरीज, इसका जिक्र हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। और इस करंट अफेयर सीरीज की पीडीएफ को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे और अपने साकर स्टडी ऐप के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी इसको अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।